नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और मोहन यादव एमपी के सीएम बन गए। लेकिन सवाल यह है कि सीएम की टीम का ऐलान कब होगा। सीएम की शपथ को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस जारी है। सवाल यह है कि आखिर पेच फंसा कहां है। सवाल यह है कि क्या वरिष्ठ नेताओं की वजह से मंत्रिमंडल में देरी हो रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहले शिप्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुकी हैं। शिप्रा माथुर जी, शिप्रा जी स्वागत करता हूं मैं आपका। इसके साथ साथ रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनुराग जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। करीब करीब 9 दिन हो गए हैं, ये टीम के ऐलान में देरी की वजह क्या समझ में आती है? देखिए, 2-3 बातें हैं आसिफ। पहली जो सबसे बड़ी वजह थी वही कि जो इतने सारे वरिष्ठ नेता इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनकर आए हैं, फिर चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे प्रहलाद पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर तो अब स्पीकर बन गए, तो इन लोगों को या राकेश सिंह हो, इन लोगों को कहां और कैसे जगह दी जाए। पहले दरअसल हमारे सूत्रों ने बताया कि ये कैबिनेट में शामिल होने को थोड़ी वहापोह थी, असमंजस था, तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में इन्हें मना लिया गया है। शिवराज जी भी मिलकर आए हैं केंद्रीय नेतृत्व से और अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन अमूमन सत्र के बीच में कैबिनेट का विस्तार नहीं होता है। तो जैसे ही सत्र समाप्त होगा, आज मोहन यादव को 2 बजे ही दिल्ली जाना था, लेकिन चूंकि उनकी यहाँ पर मुलाकात लंबी चली स्पीकर से, फिर उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब भी देना था, तो ये माना जा रहा है कि आज शाम तक इस पर मुहर लग जाएगी और हो सकता है कि इस सप्ताहांत तक आप देखें कि मध्य प्रदेश में एक नया कैबिनेट आपको दिखेगा, जिसमें से 16 से 20 मंत्री हो सकते हैं पहले चरण में, क्योंकि मुख्यमंत्री सहित 35 मंत्री मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। लेकिन एक जो और कुछ बातें हैं कि पहले ये आया कि जो लोकसभा की सीटें हैं, क्या उस हिसाब से नुमाइंदगी दी जाए, तो वहां पर भी पेच फंसा, क्योंकि कुछ जगहों पर लोग बहुत कमजोर हैं या पहली दफे चुनकर आए या चुनकर नहीं आए। तो ऐसे कई फॉर्मूले निकाले गए कि क्या गुजरात की तरह पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया जाए। 12 मंत्री तो वैसे ही चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जो हैं क्या उन्हें रिपीट किया जाए या नए चेहरों को लाया जाए। तो अब ये तय हुआ है कि एक तरह से अनुभव और युवा, इन दोनों चेहरों का मिश्रण हो और साथ ही साथ जो बड़े नेता मध्य प्रदेश विधानसभा में आए हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। अब इसके बाद ये भी पेच फंसेगा कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, कायदे से उनके पास भी ठीक विभाग होने चाहिए और जो बाकी के बड़े नेता हैं उनके पास भी। तो ये सब कुल मिलाकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कमलनाथ की सरकार गई थी और शिवराज सिंह की सरकार आई थी, उस वक्त भी शुरुआती दौर में सिर्फ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी और उसके अच्छे खासे कुछ महीनों बाद जाकर एक मंत्रिमंडल, एक बड़ा मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में सामने आया था। अनुराग जी, मैं आपको देख रहा था और मेरे मन में एक सवाल यह था कि मंत्रिमंडल को लेकर वाकई कुछ ठंडा ठंडा चल रहा है क्या? आपको और आपकी जैकेट देखकर मुझे यही एहसास हो रहा है। वो गर्मजोशी अभी भी है नहीं क्या मध्य प्रदेश में? बिल्कुल आसिफ, देखिए कई बार यही होता है कि जब कुछ चीजें बहुत लंबे वक्त तक चली आ रही होती हैं, जैसे हम और आप भी शुरुआती दौर में बहुत गर्मा गर्मी से चर्चा कर रहे थे कि कौन से लोग आएंगे, कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो गया, लेकिन एक कहावत चलती है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो ये अनंत जब चीजें चलने लगती हैं तो जाहिर सी बात है उत्साह में ठंडा कही जाती है, फिर चाहे वो पत्रकारों का हो चाहे नेताओं का हो। जो बनने वाले हैं उनका जोश जरूर आप अभी भी कह सकते हैं कि गर्म ही होगा। ठीक बात है। और वैसे भी सर, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि चीजें जब काफी देर तक रखी रहती हैं तो ठंडी हो ही जाती हैं। मंत्रिमंडल में भी काफी देर अभी हो गई है, 9 दिन तो करीब करीब हो ही गए हैं। शिप्रा जी हमारे साथ हैं, शिप्रा जी से पूछता हूं मैं। शिप्रा जी, ये समीकरण बैठाना कि युवा प्लस अनुभव प्लस लोकसभावार प्लस क्षेत्रवार प्लस जातिगत समीकरण प्लस क्षेत्रीय समीकरण, कितना टफ रहता है ये, कितना मुश्किल रहता है? और आपको कहां जाके समझ में आता है कि किन चीजों पर विचार चल रहा होगा? नहीं आसिफ, क्योंकि देखिए अभी विधानसभा का चुनाव जीतते ही लोकसभा जो है वो सामने नजर आ रही है। तो चुनौती तो यही है कि जो एक जीत की गर्मजोशी जो बनी हुई है वो कायम रह पाए। और विधानसभा के दौरान भी हमने देखा, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कि थोड़ी बहुत जो अंदरूनी खींचतान है उसको मैनेज करने में एक तरह से सफल रही भाजपा, अगर हम माने तो वो खुले तौर पर सामने नहीं आई।
और जब मंत्रिमंडल में तय होगा और अगर ये फॉर्मूला जैसा कि आपके चैनल के जरिए और दूसरे माध्यम से पता लग रहा है कि 3 बार जो मंत्री रह चुके हैं उनका नंबर ना आ पाए, अब ये कयास लगाना बहुत मुश्किल काम है भाजपा के बारे में कि कैसे तय होंगे नाम। लेकिन ये जो मेरे ख्याल में सारी कवायद है या थोड़ा ठहराव है कि थोड़ा तसल्ली से करेंगे, उसके पीछे वजह शायद यही है कि जो भी नाराजगियां हो वो पहले ही संभाल ली जाए और थोड़ा मुख्य कदम जो है वो रखने की कोशिश है, क्योंकि एक एक सीट का जो आकलन है, एक एक सीट का जो समीकरण है, वो अभी भी भाजपा जिस तरह की मेरे ख्याल में पार्टी है वो आश्वस्त तो है मेरे ख्याल में कि आगे आने वाला समय उनके लिए ठीक होगा, लेकिन फिर भी कोई भी सिरा जो है वो लूज नहीं छोड़ना चाहती है। तो मुझे लगता है ये जो वक्त ले रहे हैं वो सिर्फ इसी को साधने की सारी कवायद है कि जो अनुभव है, युवा है और फॉर्मूला भी कि खास तौर से जो क्योंकि नए युवा और महिलाएं जो हैं वो एक बहुत बड़ी ऐसा तबका है जिसको कि भाजपा साधना चाहती है। कास्ट की जहां तक आपने बात की उसका बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एक तरफ हम मीडिया में या जो आकलन करने वाले लोग हैं हम लोग जातिगत समीकरण के सारे कॉम्बिनेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कि भाजपा का नेतृत्व जो है वो लगातार ये कह रहा है कि क्योंकि जातिगत जनगणना जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था कांग्रेस के लिए, और उन्होंने कहीं पर भी जाति की बात न छेड़कर लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो और उनके बड़े नेता हो वो ये कह रहे हैं कि जाति हमारे लिए 4 ही है, हम 4 जातियों को मानते हैं कि गरीब तबका है, महिलाओं का तबका है, युवा है और किसान का तबका है। ये 4 जातियां हैं देश में और हम इन्हीं को संबोधित करेंगे। तो कास्ट की बात खुलकर आप देखिए कि भाजपा में कहीं पर भी कि कैसे समीकरण बिठाएंगे, क्या लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी क्या उसको सब ध्यान में रख के करेंगे, ये चर्चाएं आपके और हमारे बीच में तो हैं और अंदरूनी तौर पर पार्टी में भी होगी, लेकिन खुले तौर पर ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर दिखाई देती है मुझे कि पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जाति की बात जो है वो उस मायने में ना हो जिस मायने में शायद हम लोग कर रहे हैं। लौट रहा हूं आपके पास, दिल्ली में क्या हलचल है, वहां कितनी ठंड है या कितनी गर्मी है मंत्रिमंडल चर्चा को लेकर? रवीश रंजन शुक्ला मेरे हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल ये कि दिल्ली में क्या हलचल है मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर, कब तक संभव? रवीश जी आवाज पहुंच रही है? मध्य प्रदेश को लेकर जो है वो लगातार चर्चाएं। बोलिए बोलिए। रवीश जी मैं सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए सर। रवीश के पास भी चलेंगे। अनुराग जी, पिछली बार 18 के बाद जब 20 में जब चुनाव हुए, सरकार आई शिवराज सरकार, तो उसमें जो क्षेत्रवार अगर हम देखें, अंचलवार देखें, तो सबसे ज्यादा अगर मंत्रिमंडल में कहीं अगर हिस्सा मिला था तो वो था ग्वालियर चंबल और मालवा निमाड़। और समझ में भी आता है ग्वालियर चंबल क्योंकि बीजेपी पिछड़ गई थी 18 में, और मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा 66 सीटें हैं। इसके बाद बुंदेलखंड में 5 मंत्री दिए गए थे, दिग्गज वहां भी हैं भी ज्यादा। क्या वही उसी तरह का फोटो स्टेट आप इस बार देखते हैं, या फिर क्योंकि इस बार हमने देखा है कि महाकौशल और ग्वालियर चंबल और थोड़ा सा मालवा निमाड़ कांग्रेस यहां सिमट कर रह गई है, तो 29 के लिहाज से, छिंदवाड़ा सीट के लिहाज से महाकौशल को इस बार ज्यादा मंत्री आप देखते हैं? देखिए, आपने पिछली बार देखा होगा तो महाकौशल से जो कद्दावर नेता हैं जैसे अजय बिश्नोई पूरी सरकार में बिसूरते रहे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। आज भी जब विधानसभा का सत्र हो रहा था तो कई बार विपक्ष की तरफ से उन पर टीका टिप्पणी की गई, जब उन्होंने उठकर कुछ बोलने की कोशिश की कि आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार महाकौशल से सीटें भर भर के आई हैं, चाहे फिर विंध्य के इलाके में पिछली बार आखिरी दफे में आखिरी ओवरों में देखा होगा आपने, राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया गया, जो इस बार एक उप मुख्यमंत्री बने हैं 2 उप मुख्यमंत्रियों में से। और मालवा का प्रतिनिधित्व तो शुरू से ही ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि जो एक उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वो भी वहीं से आते हैं। और अगर विपक्ष में भी देखें तो चाहे जीतू पटवारी हो चाहे उमंग सिंघार हो, तो किरण से मालवा का दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि जहां से उनको ज्यादा सीटें, क्योंकि पिछली बार भी अगर वो सत्ता के करीब पहुंचे थे, हालांकि कांग्रेस से पीछे रह गए थे, तो उसमें बड़ी वजह विंध्य थी। तो विंध्य से पहले स्पीकर दिया गया और बाद में एक मंत्री दिया गया।
तो क्या विंध्य और महाकौशल को इस बार नुमाइंदगी देंगे, और देंगे तो कितनी देंगे, एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी, और चूंकि पिछली बार भी यहाँ से ज्यादा नुमाइंदगी नहीं मिली थी, जब 2/3 बहुमत आपको मिलता है तो जाहिर सी बात है कि हर इलाके से आपको भरपूर प्रचुर वोट मिले हैं, विधायक चुने गए हैं, तो सबकी उम्मीदें हैं। और बीजेपी के कमोबेश हर इलाके में बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जो कतार में हैं मंत्री बनने को। देखना दिलचस्प होगा कि जातिगत समीकरणों को, लोकसभा के समीकरणों को और साथ ही साथ क्षेत्र के समीकरणों को बीजेपी कैसे साधती है। एक सवाल प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका को लेकर भी है अनुराग जी। कोई मंत्री था, कोई राष्ट्रीय महासचिव था और उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ाया, और अब जनता ये देखना चाहती है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इतने हैवीवेट नेताओं का होगा क्या। देखिए, मुझे एक बार आज उन्होंने सदन में भी उद्धृत किया, लेकिन प्रहलाद पटेल ने अटल जी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जब 90 के दशक में वो लोकसभा गए तो अटल जी ने उनसे कहा कि अपने चारों तरफ देखो, लोकसभा में सारे लोग जो चुनकर आए हैं लगभग उनको एक जैसे समान ही वोट मिलेंगे, किसी का 5 या किसी का 10% कम या ज्यादा हो सकता है। कहने का मतलब है कि विधानसभा जो पहुंच गया वो भी लगभग 3 लाख वोटर उनका चयन करते हैं और किसी को 95,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे ही वोट मिलते हैं। तो विधानसभा के अंदर तो फिर सब बराबर हो जाते हैं। ये ठीक बात है कि कोई केंद्र में मंत्री रहा होगा, कोई पार्टी में अहम पद पर रहा होगा, लेकिन विधानसभा के अंदर तो सारे विधायक ही हैं। तो अब आप अगर जिसे बहुत अहम मंत्रालय मानते हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, वो भी 1 या 2 लोगों को ही मिल पाएगा। मतलब अगर किसी उप मुख्यमंत्री को मिल गया तो फिर कैबिनेट में किसी एक को मिलेगा या दूसरे को वित्त मिलेगा। लेकिन क्या उसके अलावा बाकी जो विभाग है उनकी अहमियत कम होगी या फिर उनको हल्का मंत्रालय माना जाएगा? और अगर ऐसा मंत्रालय किसी बड़े कद के आदमी के पास पहुंचा तो वो उसको कैसे लेगा? इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। ठीक सर, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। रवीश जी हमारे साथ हैं दिल्ली से, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। रवीश जी, दिल्ली से क्या सुबुगाहट है एमपी में मंत्रिमंडल गठन कब तक? जी कि बिल्कुल, दिल्ली में जो है वो मध्य प्रदेश के सीएम आज उनकी मुलाकात होगी जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो अमित शाह हैं वो एक तरीके की जो सूची है उसको बनाने में उनका अहम किरदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के लिए आखिर क्या भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश में, इसको लेकर तमाम सारी जो चर्चाएं हैं वो चल रही थी। पहले ये कहा गया कि मंत्री बनाने को लेकर ये दोनों लोग जो है वो राजी नहीं है कि इनको मंत्री बनाया जाए। फिर कहा गया कि नहीं, शीर्ष नेताओं की तरफ से इनसे बातचीत हुई है, ये मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रहे हों, उनको फिर चुनाव लड़ाया गया हो, तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको लेकर तमाम सारी चर्चाएं हैं कि क्या ये मंत्री बनेंगे। क्योंकि बीजेपी की एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि नया चेहरा एकदम मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के तौर पर बनाया गया है, तो कोशिश यही है कि अनुभवी चेहरों को भी इस कैबिनेट में शामिल किया जाए। तो उसमें रीति पाठक हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर पिछले बार भी मंत्री थे। तो ये सारे लोग संभावित कहीं ना कहीं मंत्री हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से आज जब मुलाकात उनकी हो जाएगी, आज वो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहीं दिल्ली में ही रुकेंगे, तो उसके बाद में तमाम सारी जो बैठकें हैं वो होंगी, और हो सकता है कि कल या परसों जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा हो जाए। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब में जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद में आधा दर्जन के आसपास में राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली में अभी तक जो नाम, चूंकि मध्य प्रदेश के जो लोकल, जो स्थानीय जो नेता हैं वो ज्यादा नामों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में आपने देखा कि तमाम सारे सूत्र यहाँ पर मीडिया के भी फेल हो गए, और मुख्यमंत्री पद के लिए तमाम सारे नाम भी संभावित आ रहे थे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने एक सीक्रेसी जो है वो मेंटेन की अपने निर्णय में, और बिल्कुल अंतिम समय पर। ठीक बात है, उस पर सर मैं आता हूं उस पर आपके पास, क्योंकि देखिए जब आप सूत्र की बात करते हैं तो बड़ा जख्म पुराना वो हरा हो जाता है। पहले एग्जिट पोल जो आए
उसके बाद जो नतीजे आए, फिर मुख्यमंत्री के नामों पर जो चर्चा हुई और जो मुख्यमंत्री के नाम के सामने आए, अब तो वो सूत्र फोन भी नहीं उठा रहे हैं जो बताते हैं कि सूत्र जिन्हें हम कहते थे या जो बड़े मजबूती से अपनी बात रखते थे, वो भी खैर सदमे में है। मैं आता हूं इस पर, बीजेपी जानी ही इन चीजों के लिए जाती है। शिप्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिप्रा जी, जब मैं अनुराग जी से बात कर रहा था प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे हैवीवेट नामों पर, तो मैं आपसे पूछा था कि ये बीजेपी ने जो नया प्रयोग किया, छत्तीसगढ़ में किया, मध्य प्रदेश में किया, सांसदों को, मंत्रियों को भेजा विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए, ये प्रयोग सफल तो हुआ है और वो हमको दिखा है। इक्का दुक्का लोग हार गए, वो बात अलग है, लेकिन इसके बाद की कहानी अब क्या 19 में लोकसभा लड़ा के वापस बुलाया जाएगा, उनका काम यहां खत्म हो गया, या फिर वहां से टाटा बाय बाय, अब जाइए राज्य संभालिए, जो विभाग मिले उसमें काम करिए? देखिए, ये एक पैमाना तो रहेगा कि जो अनुभव में भी जिनकी साख है। 19 कह दिया मैंने, 24। जी बोलिए मैम। जी, देखिए, अनुभव और युवा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही सरकारें हमेशा से चलती हैं। तो मुझे अनुभव को दरकिनार करना चाहती है सरकार, और पूरे इस इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा कि एक कोशिश जरूर भाजपा की नजर आई कि किसी की नाराजगी जो है वो जाहिर तौर पर जनता के सामने ना रहे। तो मुझे लगता है फॉर्मूला जो कि पहले हम ये कहते थे कि अनुभवी नेता या जो थोड़ा सा वक्त हो गया है उनको दरकिनार करने की राजनीति भी भाजपा में होती रही है, या मार्गदर्शक मंडल में भी बिठाने की बात होती रही है, लेकिन वैसी स्थितियां मुझे नहीं लगता कि इस बार होंगी। और उस अनुभव को किस तरह से काम में लेंगे, ये मतलब ये आकलन करना वाकई बहुत मुश्किल है इस वक्त। लेकिन जिस तरह से सांसदों को लाया गया है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और उनके नाम पर ये बहुत बड़ी चर्चा ये भी चली कि क्या इसलिए है क्योंकि उन्हें बहुत अहमियत दी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अहमियत देने की बात है, बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करने की भी बात है कि जो बड़े नेता हैं वो, जैसा कि आपके अभी साथी ने बोला कि एक तरह से उनको वही ओहदा कि आप विधायक हैं और विधायक के नाते जो आपको जिम्मा दिया जाए वो आपके सर माथे पर रहे। मेरे ख्याल में यही फॉर्मूला जो है, और उनको ये जो मेरे ख्याल में जो अहमियत अपनी ज्यादा बढ़ाना, क्योंकि हैवी वेट जो हो जाते हैं वो फिर पार्टी के लिए भारी भी हो जाते हैं संभालना उनको। तो वो जो है उनका उस तरह से लेवल प्लेइंग करने की कोशिश है कि आप सांसद थे, ठीक है, अब आप विधायक हैं और उसी तरह से कामकाज प्रदेश का संभालेंगे। तो ये एक नई मेरे ख्याल में रणनीति समझ में आ रही है भाजपा की, जो कितनी कारगर होगी ये तो अब आगे का वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी जो चुनौती भाजपा के सामने और सरकार के सामने ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो है, पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी, वो अब आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो के सामने है, वो एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने है कि अगर आप परफॉर्म नहीं किए तो ये मान के ना चले कि ये 5 साल जो है वो बिल्कुल आपको पद दे दिया तो वो जारी रहेगा पद, तो वो कभी भी छीना है। तो इसलिए परफॉर्मेंस और डिलीवरी करना वो है, वो बहुत बड़ा मेरे ख्याल में पैमाना रहेगा। ये अच्छी बात कही शिप्रा जी ने। जैसे शिप्रा मैया साफ है, वैसे उनकी बात भी बड़ी साफ साफ है, लेकिन इस साफ साफ बात में मेरा एक सवाल और भी निकला है। अमृतांशी मुझे दिख रही हैं स्क्रीन पर अनुराग जी के साथ। अनुराग जी, कुछ अपडेट है क्या? बिल्कुल, अभी अमृतांशी विधानसभा से निकले, हम विधानसभा के बाहर ही बैठे थे। तो चूंकि अभी मुख्यमंत्री ने जो राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी है, तो मुझे लगा दर्शकों को ताजा तरीन कुछ बातें बता दें। मुख्यमंत्री क्या बोल रहे थे कल? तो ऐसा वाकई लग रहा था जैसा विपक्ष भी तंज कस रहा था कि दिल्ली का पर्चा मध्य प्रदेश में, तो आज ऐसा लगा उनके कि अब थोड़ी हड़बड़ी हो जाके कैबिनेट बनाएंगे अमृतांशी? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट को लेकर भी चर्चा हुई है, और क्योंकि उनको 2 बजे दिल्ली निकलना था, पर जो है नहीं निकल पाए। के साथ बैठे थे 1 घंटे तक। बिल्कुल, क्योंकि चर्चा भी देखिए मंत्रिमंडल को लेकर ही चल रही थी, और कल जब मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर ही अब कुछ तय होगा। हालांकि आज डिनर है सांसदों के साथ मध्य प्रदेश के, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है कोई रणनीति बने, लेकिन नड्डा जी से मुलाकात उनकी देखिए निश्चित तौर पर तय है। और जिस तरीके से आज उनके अभिभाषण में जो चर्चा हो रही थी और उस पर जो भी चीज उन्होंने बोली, उसमें दिल्ली का इंटरफेरेंस खास तौर पर नजर आ रहा था। तो ये साफ हो चुका है कि मंत्रिमंडल में भी दिल्ली का पूरा इंटरफेरेंस रहने वाला है। लिस्ट लगभग तय हो चुकी है, अंतिम मुहर जो है वो दिल्ली से लगेगी, और मुझे लग रहा है 2 दिन अभी भी लगेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद ही शायद कुछ फैसला हो पाए मंत्रियों को लेकर। बिल्कुल सही, अमृतांशी जैसा बता रहे हैं कि 48 बिंदुओं का अभिभाषण था और जिसमें 14 दफे प्रधानमंत्री का जिक्र था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बातें दिल्ली की माने जा रही हैं। और एक और आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि जो कुश्ती संघ है मध्य प्रदेश के उसके अध्यक्ष भी है डॉक्टर मोहन यादव,
और आज वहां कुश्ती संघ का चुनाव है और उसमें वोटर भी हैं और उपाध्यक्ष के लिए लड़ भी रहे हैं। तो एक कुश्ती वहां हो रही है और दूसरी कुश्ती कैबिनेट के गठन में। ठीक है, हालांकि मेरे लिए यह भी जानना दिलचस्प है, लेकिन उसका इस डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं कि मुख्यमंत्री अगर उपाध्यक्ष के लड़ रहे हैं तो कौन है जो उनके सामने अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है। खैर वो एक दिलचस्प बात है, जब उसका नतीजा आएंगे तो वो आपको बता देंगे जरूर। अब जब दिल्ली की बात चली है तो रवीश जी मेरे साथ हैं। रवीश जी, अमृतांशी बता रही है कि लिस्ट तैयार है, तो ये लिस्ट कहां तक पहुंची है? जी देखिए, बिल्कुल वो सही बोल रही है कि लिस्ट तैयार है और लिस्ट में जो नाम है बस उनको नहीं पता है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, लेकिन लिस्ट तैयार है और इसीलिए देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाया गया है। आज हमने देखा कि राजस्थान के भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की अमित शाह से और निश्चित तौर पर शीर्ष नेताओं ने लिस्ट तैयार कर ली है। थोड़ा सा पेंच इस बात को लेकर फंसा हुआ था कि आखिर जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। क्या आगामी लोकसभा की चुनाव है 2024 का, तो उसमें लोकसभा के लिहाज से जो है वो कैबिनेट में लोगों को शामिल किया जाए या फिर जातिगत समीकरण को देखकर लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाए। इस बात को लेकर शीर्ष नेताओं में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश जरूर हुई है कि आखिर ऐसा भी ना लगे, क्योंकि युवा चेहरे हैं, अनुभवी लोगों की भी जरूरत है, तो कैसे संतुलन बनाया जाए इसको लेकर एक चर्चा थी और यही थोड़ा मंथन इस बात को लेकर चल रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो है वो पूरी तरीके से लिस्ट तैयार है और कल या फिर परसों वो जो है मंत्रिमंडल बनाने की गठन की घोषणा हो सकती है, क्योंकि 22-23 तारीख को यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में, तो मेरे ख्याल से उससे पहले ही जो है वो मंत्रिमंडल के घोषणा हो जानी चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल हो, बहुत छोटा मैं जवाब चाहूंगा अनुराग जी मैं आपसे। मेरे मन में सवाल ये, शिप्रा जी ने कहा पावर परफॉर्मेंस, तो पहले विधानसभा में यह हुआ कि जितने बड़े नाम भेजे गए बताया किसी को नहीं गया था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हर आदमी शायद अपने आप को मुख्यमंत्री समझकर पूरी ताकत लगाए रहा। कोई अगर महाकौशल का नेता था विंध्य में ताकत झोंके रहा, विंध्य का नेता था तो ग्वालियर चंबल में ताकत झोंके रहा। लेकिन अब तो चीजें बहुत हद तक साफ हैं। तो 24 में अगर इन बड़े नेताओं को बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो पावर परफॉर्मेंस हमको 23 वाली 24 में देखने को मिलेगी, या ये बीजेपी का कार्यकर्ता है अगर केंद्रीय मंत्री है तो इस बात के लिए भी तैयार रहता है कि कल शायद दरी और चादर भी उठानी पड़े, झंडा भी गाड़ना पड़े। आपने इसका आपके सवाल में ही आपका जवाब था आसिफ, और इससे बेहतर उदाहरण आप शिवराज सिंह चौहान से, जो 5 दफे सांसद और 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे और जो भी भूमिका मिली उस पर तैयार हैं। पहली 5 में पहली कुर्सी पर बैठते थे, अब चौथे नंबर पर आ गए हैं। इसके बावजूद उनके चेहरे पर कम से कम सामने तो कोई शिकन या कोई ऐसे बयानों में कुछ दिखता नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण और क्या होगा। ठीक बात है, बहुत धन्यवाद है आपका शिप्रा जी, रवीश जी, अनुराग जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अमृतांशी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सवाल यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार के आपको मंत्रिमंडल अगले 2 दिन में देखने को मिलेगा, जैसा इस चर्चा में हमने चीजों को डिस्कस किया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी कि उन हैवी वेट नेताओं का क्या होगा, भारी भरकम नेताओं का क्या होगा जो दिल्ली में अहम जिम्मेदारी संभाले हुए थे, भोपाल में उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।